नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे लिपि, जो कि किस में है? यूजीसी नेट इकाई 9 में। किसके अंदर है? यूजीसी नेट, ठीक है। इकाई कौन सी है? हमारी 9, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं आपको इकाई 9 में रामायण पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। महाभारत पढ़ा चुकी हूँ और मैं इसमें आपको पुराण भी पढ़ा चुकी हूँ। क्या पढ़ा चुकी हूँ? पुराण भी पढ़ा चुकी हूँ। और देखिए क्या टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर। इसमें मैं आपको प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लिपि, जिसमें मैं आपको ब्राह्मी लिपि की इतिहास और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें, ठीक है। फिर लास्ट हमारा बचेगा अभिलेख का सामान्य परिचय, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आगे देखिए। लिपि, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि का परिचय। किसे कहते हैं लिपि? देखिए, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। क्या हुआ लिपि? लिपि या लेखन प्रणाली, ठीक है। लिपि को हम क्या कह सकते हैं? लेखन प्रणाली, लिखने का ढंग, किस प्रणाली से उसको लिखा गया है, यानी किसी भी भाषा को की लिखावट या लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्वनियों को लिखने के लिए किसका प्रयोग? जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसको? ध्वनियों को लिखने के लिए, वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। ये दोनों अलग अलग होती है। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है, ठीक है। भाषा को हम बोलते हैं ना। चलिए, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है। भाषा को, लिखने को तो हम उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसको? जो हम भाषा बोल रहे हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, इस तरह की वास्तविक अनुवाद न हुआ हो, इसे क्या कहेंगे? लिप्यंतरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने परिचय पढ़ा, अब हम देखेंगे लिपि का इतिहास। भाषा का संबंध ध्वनियों से है। किससे है? भाषा का संबंध हमने किससे बताया? ध्वनियों से। ध्वन्यात्मक भाषा वक्ता के मुख से निकलकर श्रोता के कान तक पहुंचकर अपना प्रभाव प्रकट करती है। क्या हुआ? वक्ता ने अपनी बात कही, ठीक है, उसने अपने मुख से अपनी बात कही और वो कहाँ पहुंची? वो पहुंची श्रोता के कानों तक। जब वो श्रोता के कानों तक पहुंची तो वक्ता के मुख से जो बात निकली उसका प्रभाव वही खत्म हो गया और वो श्रोता के कानों तक पहुंच गई, ठीक है। अब देखिए, यह क्या है? यह वाचिक भाषा है। वक्ता के मुख से निकलने के कुछ क्षणों के बाद इसका जो स्वरूप होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मैंने अपनी बात आपसे कही तो मेरे यहाँ से तो वो बात निकल चुकी, तो मेरे पास तो उसके जो उसका स्वरूप था वो नष्ट हो गया मेरे पास से, और वो अब आपके कानों तक पहुँच गई। मानव की प्रवृत्ति है मुख की, वह अपने कार्यों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वह ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जिससे उसके विचार आगे की पीढ़ी तक पहुंच सके। अब मानव क्या चाहता है? मानव चाहता है कि जो उसके कार्य हैं, जो उसके विचार हैं, उनको वो क्या करे? वो स्थायित्व प्रदान करे, ठीक है। वो उनको स्थायित्व प्रदान करना चाहता है, लेकिन उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग भी तो वो करेगा, तभी तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अब वो अपने विचारों को पहुंचा सकेगा, ठीक है। जिससे अब क्या होगा? वो आगे अपनी पीढ़ी तक पहुंचा सके। इन्हीं गूढ़ विचारों ने लिपि को जन्म दिया।
इसका प्रारंभिक रूप क्या था, यह आज बताना संभव नहीं है। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते, हम ये नहीं बता सकते कि इसका प्रारंभिक रूप कैसा था, परंतु हम क्या कर सकते हैं, हम अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि अपने भावों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम चित्रात्मक, ये क्या कह रहे हैं कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वप्रथम जो है वो किसका प्रयोग किया गया होगा, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ होगा, उसके बाद भाव लिपि का और उसके बाद ध्वनि लिपि का। ठीक है, पहले किसका प्रयोग हुआ होगा, चित्रात्मक लिपि का, फिर उसके बाद भाव लिपि का और उसके बाद ध्वनि लिपि का प्रयोग हुआ होगा। ये हमने पढ़ा किसका, लिपि का इतिहास। आगे देखिए, भाषा और लिपि की अपूर्णता, ना तो भाषा पूर्ण है न लिपि। ठीक है, यह अनुभव सिद्ध है कि मानव के संवेदनात्मक भावों को भाषा पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं कर पाती। ठीक है, जो मानव के संवेदन वाले जो भाव हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे हर्ष हुआ, शोक हुआ, कड़वापन हुआ, मिठास हुई, ठीक है, इनको क्या है, इन भावों को पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं कर पाती। यदि भाव भाषा में पूर्णतः व्यक्त नहीं हो पाते हैं। लिपि भाषा का ही स्थूल रूप है। लिपि क्या है, स्थूल रूप है किसका, भाषा का। भाषा अगर सूक्ष्म है, छोटी है, ठीक है, तो लिपि कैसी है, बड़ी है, स्थूल है। लिपि भी मनोभावों को व्यक्त करने में असमर्थ है। भाषा और लिपि में मुख्य अंतर यह है, अब देखिए इनमें क्या मुख्य अंतर है। देखिए, भाषा सूक्ष्म है यानी छोटी है, लिपि स्थूल यानी बड़ी है। भाषा की ध्वनियों में अस्थायित्व है, भाषा की ध्वनियों में अस्थायित्व है और लिपि में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व है। भाषा में सुर, तान आदि के द्वारा कुछ मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन लिपि में नहीं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे लिपि की उत्पत्ति। हमने इतिहास पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिपि की उत्पत्ति। लिपि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह इतना ही विवादग्रस्त है जितना भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, लिपि की उत्पत्ति और भाषा की उत्पत्ति दोनों ही विवादग्रस्त हैं। भाषा और लिपि की उत्पत्ति के विषय में अंततः अनुमान का ही आश्रय लेना पड़ता है। हम यकीन से नहीं कह सकते कि तब ही भाषा की उत्पत्ति हुई होगी या उस समय ही लिपि की उत्पत्ति हुई होगी। ये हम सिर्फ अनुमान से ही बता सकते हैं। भाषा सूक्ष्म है, अतः उसकी उत्पत्ति बताना अधिक कठिन है। भाषा कैसी है, छोटी है, सूक्ष्म है। लिपि की उत्पत्ति भी बताना प्राय उतना भी कठिन है, क्योंकि प्रारंभ में जिन वस्तुओं पर ये लिपियाँ लिखी गई वे काल कल्पित हो गई, बहुत सारी तो खो गई, नष्ट हो गई। पाषाण, स्तंभ, ताम्र आदि पर जो कुछ चीज़ें लिखी गई, ठीक है, ये जो कुछ भी चीज़ें लिखी गई थी वे 6000 वर्ष तक का इतिहास हमें बताती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें देखते हैं हम क्या है। आगे देखिए, लिपि विकास के 3 चरण बताए गए हैं। कितने चरण बताए गए हैं, लिपि विकास के 3 चरण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, देखिए। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार विश्व के विभिन्न देशवासियों ने, ठीक है, अलग अलग देश के वासी जो होते हैं वो अलग अलग अपनी मान्यता स्थापित कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करा, भाषा का जन्मदाता को कोई देवता माना है। उन्होंने क्या माना, भाषा का जन्मदाता कोई देवता माना है। भारतीयों ने ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता ब्रह्मा को माना। किसने माना, भारतीयों ने ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता किसे माना, ब्रह्मा को माना। इसी प्रकार मिस्री लोगों ने थात, ठीक है, को, बेबीलोनिया वालों ने नेबू को, ये आपको याद रखने हैं किसने किसको देवता माना। प्राचीन यहूदियों ने किसको माना, मूसा को। यूनानियों ने हेमेंस को अपनी अपनी लिपि का जन्मदाता माना है। आज तक उपलब्ध जो सामग्री है उसके आधार पर अगर कहा जाए तो प्राचीनतम उपलब्ध सामग्री 4000 ईस्वी पूर्व तक की ही है। ठीक है, इस प्रकार प्राचीनतम लिपि चिन्ह 6000 वर्ष पूर्व तक के मिलते हैं। कब तक के मिलते हैं, 6000 वर्ष पूर्व तक के ही उपलब्ध हैं। देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे लिपि विकास के मुख्यतः 3 चरण हैं। ठीक है, कौन कौन से थे, चित्रलिपि जो हमने पहले पढ़ा, भाव लिपि और ध्वनि लिपि, 3 मैंने आपको बताए थे। आगे देखिए, अब इनके अतिरिक्त 3 भेद और माने जाते हैं। ठीक है, ये गौण भेद हैं, इनका उल्लेख मात्र पर्याप्त है, सिर्फ उल्लेख करने से ही ये पर्याप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए, पहला आता है सूत्र लिपि। ध्यान से देखिएगा, पहला कौन सा है, सूत्र लिपि। अब सूत्र लिपि में देखिए कि सूतों में गांठ आदि देकर, ठीक है,
जो सूत होते थे ना उस वक्त, उसमें क्या देते थे, गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करना। भाव कैसे व्यक्त करते थे, सूत में गांठ देकर। फिर देखिए रस्सियों में गांठ देना, रस्सी की लंबाई चौड़ाई, रस्सी का विभिन्न रंगों से रंगना आदि, ये सब क्या है, भाव प्रकट करने के तरीके। किसके अंदर, सूत्र लिपि में। इसका उल्लेख हेरोडोटस ने किया है। इसका उदाहरण पेरू में प्राप्त कीपू सूत्र लिपि है। ये आपको उदाहरण इसमें याद रखना है। प्रतीकात्मक लिपि में देखिए विभिन्न रंगों की वस्तुओं से कुछ विशेष संवाद भेजना। कैसे, अलग अलग जो रंग की जो वस्तुएं थी उससे कुछ विशेष संवाद भेजना। जैसे देखिए क्या प्रतीक था कि लाल रंग से युद्ध का, सफ़ेद रंग से युद्ध विराम यानी युद्ध का रुकना आदि। प्राचीन समय में कुछ आदिम जातियों में ऐसे संकेत प्रचलित थे। आगे देखिए अब कौन सा देता है, आगे आती है भाव ध्वनि मूलक लिपि। कौन सी, भाव ध्वनि मूलक लिपि। इसमें क्या है, इसे कुछ अंश में भावात्मक और कुछ अंश में ध्वन्यात्मक, दोनों। देखिए कुछ में तो है भावात्मक और कुछ में है ध्वन्यात्मक, ठीक है। मिस्री, हिती, मेसोपोटामियन आदि लिपियां इसमें आती हैं। और सिंधु घाटी लिपि को भी कुछ विद्वानों ने क्या माना है, इसी श्रेणी में रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आता है चित्रलिपि, पहला है। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। यह लिपि का प्राचीनतम रूप था। जिस वस्तु का वर्णन करना होता था उसका चित्र बना देते थे। ये तो चित्रलिपि के नाम से भी हमें समझ में आ रहा है कि ये प्राचीनतम था और जिस वस्तु का हमें वर्णन करना था हम उसका चित्र बना देते थे। आदमी, स्त्री, आँख आदि के लिए उस जटा छोटा चित्र। अब क्या होता था, जैसे सिक्के हुए, पाषाण हुए, पत्थर हुए, कुछ हुए, छाल हुई, ठीक है, मिट्टी के पात्र हुए, तो अब उन पर जब हमें दर्शाना है, किसी वस्तु का हमें वर्णन करना है, तो क्या करेंगे, आदमी, स्त्री, आँख, उनके हम छोटे छोटे चित्र उस पर बना देते थे। इससे संबंध व्यक्ति का भाव समझ जाता था। ऐसे प्राचीन चित्र जो थे वो कहाँ प्राप्त हुए थे, फ्रांस में, स्पेन में, यूनान, इटली, मिस्र आदि से मिले हैं। ये पत्थर, हड्डी, हाथी दांत, सींग, छाल, मिट्टी के पात्र आदि पर होते थे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे इसकी समीक्षा की गई है क्योंकि इसके कुछ लाभ भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं। तो देखिए, वस्तु का तुरंत बोध, देखते ही वस्तु का बोध हो जाता था कि किसका है। सर्वजन सुबोधता, सभी लोग समझ पाते थे उसको आसानी से। शिक्षण की अनावश्यकता, ठीक है, इसमें शिक्षण की जरूरत नहीं थी। अब इसके दोष देखिए, संकेत अनंत बनाने पड़ते थे। अब हमें अगर किसी चीज़ का संकेत देना है, किसी वस्तु के बारे में हमें उसको बताना है, तो सबसे पहले अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग संकेत बनाने पड़ेंगे ना। प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक संकेत होता था। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बोध नहीं हो सकता था। अमूर्त भाव विचार प्रकट नहीं हो सकते थे। चित्र बनाना श्रम साध्य कार्य था। अब चित्र बनाना है तो उसमें श्रम तो लगेगा ही, ठीक है, परिश्रम तो पूरा ही लगेगा। अब शीघ्रता में चित्र नहीं बन सकता था। कैसे नहीं बन सकता था, शीघ्रता में, जल्दी जल्दी चित्रों को हम नहीं बना सकते थे उस वक्त। अधिक समय की अपेक्षा होती थी। चित्र बनाना है तो समय भी अधिक ही लगेगा। ध्वनि लिपि की अपेक्षा स्थान अधिक लेता था, ठीक है, जो ध्वनि लिपि है उसकी अपेक्षा क्या करता था, स्थान अधिक लेता था। स्थान, समय आदि का बोध स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता था। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा इसमें आ जाता है हमारी भावलिपि। पहले हमने पढ़ा चित्रलिपि, अब आता है भावलिपि। यह लिपि विकास का द्वितीय चरण थी, ठीक है, दूसरा चरण है। चित्रलिपि अधिक श्रम साध्य थी, अतः लघुत्तर उपाय, छोटा उपाय सोचने की हमें प्रक्रिया उन्होंने जारी रखी। उन्होंने सोचा इतना बड़ा न करके उसको कुछ छोटा करा जाए। फलस्वरूप भावलिपि का प्रादुर्भाव हुआ। चित्रलिपि भावलिपि में अंतर यह है कि चित्रलिपि में केवल वस्तु का चित्र बनाया जाता था। भावलिपि में चित्रों को सरल बनाया और साथ ही उनसे संबद्ध अर्थ भी लिए गए, ठीक है। क्या हुआ, चित्रलिपि में केवल वस्तु का चित्र बना दिया और बता दिया, संकेत दे दिया कि ये किसका है, किससे संबंधित है। लेकिन भावलिपि में क्या हुआ, चित्रों को सरल बनाया गया थोड़ा सा और साथ ही उनसे संबंधित जो अर्थ निकले, ठीक है। अब जैसे कैसे अर्थ निकले ये समझिए आप, कि सूर्य के लिए क्या हुआ, सूर्य के लिए उन्होंने एक गोला बना दिया, ठीक है, सूर्य के लिए उन्होंने गोला बना दिया, लेकिन अब उसका अर्थ और देखिए क्या निकला,
सूरज से घर भी मिलती है, धूप है, प्रकाश है और दिन के टाइम सूरज निकलता है। 4 अर्थ इसके निकल गए। ठीक है, आगे देखिए। अब रोने के लिए जैसे आँख बनाई, आँख का चित्र बनाकर आंसू टपकाती हुई बूंदों को दिखा दिया तो वो रोने का अर्थ हो गया। इस प्रकार लिपि के उदाहरण कहाँ मिले हमें? उत्तरी अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि में मिले। चीनी लिपि में आज भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो भाव लिपि के मूलक हैं। आज भी वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। चलिए आगे देखिए। आगे हम इसकी समीक्षा में देखेंगे। यह चित्रलिपि का विकसित रूप है। किसका? चित्रलिपि, जो हमने पहले नंबर पे पढ़ी थी। चित्र बनाने की क्लिष्टता कुछ कम हुई। एक चित्र से अनेक अर्थ प्रकट होने लगे। जैसे मैंने अभी बताया कि सूरज का चित्र बनाया और सूरज से क्या प्रकट हुआ, क्या बातें निकल के आई कि धूप देता है, प्रकाश है, ठीक है, दिन के समय ये निकलता है, इसे सूरज और गर्मी। चलिए, ये 4 चीज़ें इससे पता चली, ये संकेत मिले। इसमें भी पूर्ववत दोष विद्यमान रहे। सूक्ष्म भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो छोटे छोटे भाव थे उनको व्यक्त इसमें नहीं कर सकते थे, ये इसका दोष था। किस चित्र में क्या भाव लिए जाएं, इनमें समरूपता नहीं थी। चलिए अब तीसरा हम देखते हैं। इसमें तीसरा आता है हमारी ध्वनि लिपि। यह लिपि विकास का तृतीय चरण थी। तीसरा चरण कौन सा हुआ? ध्वनि लिपि। यह मानव की लिपि संबंधी सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, ठीक है, उपलब्धि थी। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ संकेत निर्धारित किए गए, कुछ संकेत बताए गए थे इसमें। इनसे मुखोच्चारित प्रत्येक ध्वनि को लिपिबद्ध किया जा सकता था। ठीक है, मुख से उच्चारित होने वाली जो प्रत्येक ध्वनि थी उसको इसमें हम उसमें उस वक्त लिपिबद्ध कर सकते थे। देश काल के भेद से ये ध्वनि लिपियाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विकसित हुई। ठीक है, देश काल के भेद से। आगे देखिए, इस प्रकार की लिपियाँ जैसे कौन कौन सी हो गई? देवनागरी, रोमन, अरबी आदि। कुछ विद्वानों ने ध्वनि लिपि के 2 भेद किए। कितने किए? 2 भेद किए। कौन कौन से? एक तो अक्षरात्मक, ठीक है, और दूसरा आ गया वर्णात्मक। अक्षरात्मक में चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता था, सिंबल, स्लिप, ठीक है। आगे देखिए, वर्ण को नहीं। ये क्या करता था? अक्षर को व्यक्त करता था, वर्ण को नहीं। इसमें देखिए क्या कहा कि चिन्ह किसी अक्षर को व्यक्त करता है और नीचे वाले में चिन्ह वर्ण को व्यक्त करता है। दोनों में देख लिया आपने। इसमें देवनागरी को अक्षरात्मक में और रोमन को वर्णात्मक में रखा गया। साथ ही रोमन लिपि की उत्कृष्टता भी इसमें क्या सिद्ध की गई। ठीक है, देवनागरी पूर्णतः वर्णात्मक लिपि है। प्रत्येक वर्ण के लिए स्वतंत्र क आदि चिन्ह है। क, ठीक है, हलत ए के आधा है। केवल लेखन की सुविधा के लिए वर्णमाला में व्यंजनों को हलन न लिखकर अकारांत लिखा जाता है। ठीक है, वर्णमाला में व्यंजनों को लेखन की सुविधा के लिए जब हम देखते हैं वर्णमाला में तो क, ख, ग लिखा जाता है, तो व्यंजनों को हलंत न लिखकर कैसा कर दिया जाता है? उन्हें अकारांत में लिखा जाता है। रोमन में यांत्रिक सुविधा अवश्य है। क को का लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? क को का लिखा जाएगा रोमन में। अ को अलग दिखाया जा सकता है, परंतु सांकेतिक निर्देशों के बिना ए, आ, ई आदि स्वरों का भेद नहीं दिखाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीयता के लिए उसकी उपयोगिता अवश्य है, परंतु देवनागरी या भारतीय लिपियों में उसे अधिक वैज्ञानिक या उत्कृष्ट कहना केवल प्रलाप है। रोमन में वैज्ञानिकता का नाम भी नहीं है। चलिए, यहाँ आपका खत्म होता है क्या चीज़? लिपि का परिचय। अब जब हम आगे करेंगे तो हम अब आगे करेंगे भारत में लिपि ज्ञान। अभी थोड़ा सा हमारा इसमें बाकी है, उसके बाद मैं आपको ब्राह्मी लिपि कराऊंगी। लेखन कला ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रंथों का साक्ष्य हम पढ़ेंगे, ग्रंथों का जो साक्ष्य है वो हम पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम करेंगे कौन सी? आपकी ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि करेंगे हम। उसके बाद हम करेंगे इसमें आपकी ब्राह्मी लिपि के बाद खरोष्टी, और खरोष्टी लिपि के बाद हम इसमें करेंगे देवनागरी। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर लिपि वाला समाप्त हो जाएगा। फिर हम अभिलेख देखेंगे। चलिए
ये यहाँ पर इतना ही है। अब आप इसको अच्छी तरह पहले समझिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए और लिखिए, और मेरे चैनल शिखा संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।